वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हम कह सकते हैं, वीरेंद्र सर मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं आपको सबसे पहले तो जिस तरह से दर्शकों के कमेंट आए कि इनका पूरा परिचय कौन है, कहाँ से, वो मैं आपको आज कराऊंगा कि कौन है वीरेंद्र राठी, क्यों इतना वो जानते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। आप 90 सीटों का जो सर्वे होता है वो वीरेंद्र सर से जान सकते हैं। वो इनका अनुभव है, क्योंकि जो इनका पढ़ाई का लेवल है, जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक इनका कैरियर है, वो बहुत ही शानदार और अच्छा रहा। तमाम बड़े नेताओं के साथ जर्नी रही है इनकी। आज जो मेरा विशेष चर्चा है वो बेरी विधानसभा का है, क्योंकि हमारा जो ज़िला वो झज्जर, और झज्जर में 4 विधानसभा सीटें, उनमें से बेरी और बादली पर अक्सर निगाहें रहती हैं, क्योंकि ये हुड्डा के गढ़ में भी आती हैं। और अब जो है राजनीति के डबल PhD कहें डॉक्टर रघुवीर कादयान है, वो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं। अब की बार उनके भी जो तलवार लटक रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो किसी नए चेहरों को ना उतार दे, और जो विक्रम कादयान थे उसके भी टिकट पे तलवार लटकी हुई है कि कहीं उनकी ना बीजेपी काट दे। उनके अलग अलग कारण हैं, वो हम आपको आज इसकी बारे में भी पड़ताल करेंगे, क्या कारण है कि क्यों उनकी टिकट कट सकती हैं। और मेरे साथ जो सर हैं उनसे मैं बातचीत कराता हूँ। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, सबकी डिमांड है कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से आप आते हैं और कहाँ तक पढ़ाई की, और किस तरह का आपका राजनीतिक कैरियर है। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है जी। मेरे पिताजी का नाम मास्टर चंद्रहास जी हैं जी। गांव मेरा भराण पड़ता है, महम चौबीसी के अंदर, जिला रोहतक है। और पिछले करीब 18-20 साल से मैं झज्जर के अंदर रह रहा हूँ। 22 साल में टीचिंग से जुड़ा रहा हूँ। 1 अगस्त 1995 से को मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और RAD छुच्छकवास जैसे जो स्कूल है 1998 में मैंने यहाँ भी ज्वाइन किया। 2-3 साल में यहाँ रहा। फिर मैंने महम में अपना स्कूल भी बनाया। फिर वो बिल्डिंग किराए की थी, वो खाली करवा ली, तो फिर मैं झज्जर आ गया। यहाँ मैंने एकेडमी खोली। पहले डिफेंस के नाम से एकेडमी थी, रोहतक डिफेंस एकेडमी। और बाद में एक्सपोनेंशियल सक्सेस नाम से मैं और मेरे एक पार्टनर थे अमित शर्मा जी, देहरादून से, उनके साथ कोरोना काल में हमने वो बंद करनी पड़ी। और मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी पढ़ाई जो हुई वो रोहतक में वेस्ट कॉलेज में हुई। डिग्री मैंने BA फाइनल की गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक से ली। दोनों जगह मैंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा। वेस्ट कॉलेज में मैं नॉमिनेट प्रेसिडेंट चुना गया, और गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में मैं चुनाव हार गया। और फिर MA के अंदर मैंने MD यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर दाखिला लिया। MA हिंदी विषय से मैंने किया, वहाँ भी मैंने चुनाव लड़ा, वहाँ भी मैं हार गया। और फिर PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मैंने किया। और उसके साथ साथ उसके बाद तुरंत बाद मैंने B.Ed की कोरस्पोंडेंस से, जिसका PCP प्रोग्राम जो 15-20 दिन का होता, वो जाट कॉलेज रोहतक के अंदर हुआ। तो ये मेरी शिक्षा रही है। और बतौर राजनीतिक मैं अगर सक्रिय राजनीति में रहा तो 1992-93 में मैंने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी को ज्वाइन किया। और पहले ही दिन मेरे को महम का यूथ का महासचिव बनाया गया। फिर मैं यूथ का प्रेसिडेंट बना, फिर जिला रोहतक का महासचिव बना यूथ का। और उसके बाद जो हरियाणा विकास छात्र संघ, जो हरियाणा विकास पार्टी ने अपनी छात्र इकाई का गठन किया था, उसका मैं कन्वीनर बना। और हमने जो है वो प्रोग्राम बनाया था। उस समय 3 यूनिवर्सिटी जो मुख्य रूप से होती थी, एक अपनी HAU थी, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, एक MD यूनिवर्सिटी रोहतक थी, कि तीनों के अंदर अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। तो फिर उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी ने जब 2000 में विकास पार्टी की 2 सीटें रह गई, तो उसके बाद उन्होंने जींद के अंदर एक रैली की। फिर बाद में कहीं सुरेंद्र सिंह ने सोचा कि वह पार्टी अब नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया। तो मैंने किसी पार्टी की उस दिन के बाद प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की। हालांकि राजनीति में किसी न किसी को वोट भी डालना पड़ता है, किसी को सपोर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन सक्रिय राजनीति से मैंने संन्यास वहाँ से मेरा एक तरह से हो गया। तो अब जिक्र करते हैं बात बेरी विधानसभा का। जो पिछला चुनाव था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बगैर किसी दमखम के वो है जीत लिया था। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से जो लगातार है डॉक्टर रघुवीर कादयान है, पिछले 30-35 वर्षों से वहाँ पे लगातार जीतते आ रहे हैं। अब की बार की तस्वीर आपको क्या लगती है? कभी भी बादल का पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं बेरी विधानसभा के, कोई भी चुनाव एक तरफा नहीं रहा। डॉक्टर रघुवीर कादयान को जो 19 का चुनाव हुआ, उससे पहले जो चुनाव हुआ 9 का और 14 का, उस चुनाव में तो घेरा चित्रे पहलवान ने।
बड़ा कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया और अंत समय में कहीं कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़े बड़े गांवों में जाकर के व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करना पड़ा, तब जाकर के रघुवीर कादयान जी की नैया पार हुई। और जो पिछला चुनाव था उसमें विक्रम कादयान ने भी पसीने डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान के छुड़ा रखे थे। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि चुनाव एक तरफा हुआ। चुनाव जीते डॉक्टर रघुवीर कादयान जरूर, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव जीते वो कांटे के मुकाबले में जीते। जिस तरह से डॉक्टर साहब ये बोलते हैं, रघुवीर कादयान की स्टेटमेंट आती हैं कि मेरे पास है 7 फुट की धोती है, उसमें ऐसे समेट ले जाऊं, और वह आई बार ही समेट के निकल जाते इनको। पिछली बार आपको लग रहा था कि भाजपा की लहर है, 75 पार है, लेकिन विक्रम कादयान है वो फिर से हार गए। लगातार 2 बार विक्रम कादयान को हराया, तमाम नेताओं को उन्होंने हराया, अब की बार फिर से तैयार हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी में किसी नए चेहरे को जगह देंगे, क्योंकि अब की बार सर हालात अलग। हमने 2-4-5 गांव में जाके किया कि लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार शायद अहलावत है, जो गोत्र है वो बड़ा है और खाप भी है वो सक्रिय हैं। कहीं अब की बार उस तरफ का रुख होता है तो फिर क्या रहेगा? देखिए, खापों की जहाँ तक बात है, खाप तो जो है वो जोर लगाते हैं कि हमारी खाप में टिकट आए। अलाउत खाप भी इस प्रयास में कि कांग्रेस की टिकट हमारे खाप में मिले, और कादयान खाप ये प्रयास करेगी कि भाई हमारे खाप में ही रहे। लेकिन जहाँ तक टिकट बदलने की बात है, उम्मीद नहीं है कि डॉक्टर रघुवीर कादयान जैसे बड़े नेता की भी टिकट कट सकती है। ये तो फिर एक तरह से अलग ही विचित्र सी बात हो जाएगी। ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर एक सेकंड लीडरशिप लाइन जो चली हुई है आपके बेरी हल्के के अंदर, जिसमें चाहे तस्वीर है, भाई तस्वीर है अलावत जी हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं, और सरियों में अलावत हैं, वो प्रयास में हैं, और एक अजय अलावत थे वो तो आम आदमी में चले गए हैं, पीछे उन्होंने बतौर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था। लेकिन इस चीज़ की संभावनाएं बहुत कम हैं कि डॉक्टर रघुवीर कादयान जैसे लोग और आनंद सिंह दांगी जैसे सीनियर मोस्ट लीडर कांग्रेस के हम इनको कह सकते हैं जिले के अंदर, तो डॉक्टर आनंद सिंह दांगी जी तो अपनी स्वेच्छा से अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, ना अपनी पुत्रवधू को कर रहे हैं। तो ये फिर कोई साधु सन्यासी थोड़ा है कि इनकी टिकट कट जाएगी। ये चुनाव तो निश्चित रूप से डॉक्टर रघुवीर कादयान कांग्रेस से यहाँ से लड़ेंगे। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा सर, जैसे हमने वहाँ जाके गांव में वहाँ से बातचीत की, जो जनता है क्योंकि हल्के की ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, वो कह रहे हैं कि अहलावत जो गांव उन्होंने 2 चेहरे दिए। आपने एक बताया तस्वीर अहलावत का अच्छे समाज सेवी हैं और पार्षद भी रह चुके हैं, उन्होंने काम करके दिखा एक सरियों में। लेकिन कादयान खाप के पास दूसरा चेहरा आप किसे मानते हैं? रघुवीर कादयान को लगातार वोट दे दे के जनता थक चुकी है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन कादयान खाप ने अब तक किसी दूसरे चेहरे का जिक्र नहीं किया। प्लस पॉइंट है अलावत खाप के पास, ये एक की बजाय 2 चेहरे दिए। कादयान खाप से भी ये पता किया कि भाई आप रघुवीर कादयान की टिकट कटती है तो किसी कादयान खाप में दूसरे को मिलनी चाहिए या अलावत खाप में दे दी जाए। कोई चेहरा ही नहीं उनके पास, मैंने बातचीत की है। जहाँ सीनियर लीडरशिप है ना, 2 हल्के इस रोहतक झज्जर जिले के अंदर ऐसे हैं जहाँ इन 2 नेताओं ने, एक रघुवीर कादयान ने, एक आनंद सिंह दांगी जी ने, टिकट मांगने वाला अपने हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी से पैदा उभरने ही नहीं दिया। ऐसा ही फिर ऐसा है, यही बेरी की बात है। मेरी में आप मानते हैं कि कादयान खाप में डॉक्टर रघुवीर साहब ने उभरने नहीं दिया किसी को नहीं उभरने दिया। इनकी तो सीधी सी बात ये होती थी जब 9-10 साल तक हुड्डा गवर्नमेंट थी कि एमपी अगर मेरे इलाके के अंदर आए तो मेरे से पूछ करके आए, डायरेक्ट किसी को प्रोग्राम ना दे। ये तो चर्चाएं चलती थी। तो अब की बार ये खामियाजा है वो कादयान खाप को फिर भुगतना पड़ेगा इस हिसाब से। तो देखो, खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लोग एक चीज़ देखते हैं, जो जिसका गढ़ होता है ना वहाँ किसी को भी टिकट दे दो, आदमी ने देखना अपने बड़े नेता को, तो वो उसके इशारे पर वोट पड़ती हैं। जैसे आप झज्जर की ले लो, बादली की ले लो, आपने ये बड़ौदा का उपचुनाव देखा होगा, इंदुराज नरवाड़ भालू को कौन जानता था। भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको टिकट दिया, उनके कंधे से कंधा मिला करके अपील करके जनता से वोट मांगी, जनता ने एमएलए बना दिया। तो डॉक्टर रघुवीर कादयान की तो एक अपनी भी छवि है। कम से कम ये चुनाव तो डॉक्टर रघुवीर कादयान यहाँ से लड़ेंगे। आप कन्फर्म है? तो बीजेपी की तरफ से अब जिस तरह से संजीव बालन आए तो उन्होंने एक इशारा किया कि हमारे लोकप्रिय नेता हैं अमित डीगल हैं, नेता है हमारे, अगर बीजेपी चेहरा बदलती है और कांग्रेस का यही चेहरा रहता है तो फिर क्या होता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हम कह नहीं सकते चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में 4-5 आदमी लाइन में हैं, जिनमें से एक तो विक्रम कादयान हैं ही, जो पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और मुकाबले की उन्होंने वोट पाई हैं। एक जैसे अमित अहलावत लड़का है डीगल से ही, उनके पिताजी हैं शायद जिला पार्षद, वो शायद स्वयं नहीं, उनके पिताजी हैं।
वो भी इस दौड़ में है। संजीव बालियान कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के, उनके घर पे आए हैं। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी भी उनके साथ थे। और एक जैसे ये आया है उभर करके, वो जो इसकी आपकी चेयरमैन है, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। वो तो नहीं है शायद लाइन में, नहीं अभी टिकट के में। क्या नाम उनका? इरिगेशन चीफ वो हैं सतबीर कादयान जी, EIC जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं। वो सबसे ज़्यादा फ़िलहाल बेरी हल्का का दौरा करते हैं और इसी को सोच करके करते हैं कि खुद वो कादयान गोत्र से हैं, वैसे हैं पानीपत साइड के, और उनके पास 3 देशों की डिग्रियां हैं। क्यों, मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात, अभी वो पीछे बेरी आए थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और जैसे आपके इलाके के अंदर धोड़ गांव है, शायद गोछी है, इन गांवों के अंदर जो सेम युक्त ज़मीन है जो अब तक बुआ में नहीं आती, उन्होंने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगा करके सौर ऊर्जा से जो ट्यूबवेल चलते हैं कि ज़मीन का चौवा तोड़ा जाए और ड्रेन के अंदर उसको डाला जाए। ड्रेन की सफाई के ऊपर भी कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो बीजेपी की तरफ से, अपने निजी खर्च से किया या सरकार के खर्च? सरकार की तरफ से। इतना काम निजी खर्च से नहीं हो सकता। इसी बात पे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अमित अहलावत हैं, शायद 1-2 करोड़ के जो काम है उन्होंने अपने निजी खर्च से कराए हैं डीगल गांव के, चाहे साइकिल वितरण का काम हो, वाटर कूलर का काम हो, किसानों के लिए यंत्र बांटने का काम हो। एक तो सरकार के जेब से खर्च किया जाए, एक निजी जेब से खर्च किया जाए, इसमें जनता सोचेगी ना? ये बताइए डॉक्टर साहब। जनता ने देनी है कि पार्टियों ने देनी है? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देनी है कि जनता ने केवल वोट देना है। और जनता देखेगी टिकट लेकर के कौन आया। अगर उस टिकट का विरोध हुआ तो इंडिपेंडेंट मैदान में कौन आया। आप बता रहे हो कि अमित डीगल बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। साइकिल भी बांट रहे हैं, कई प्रकार के कैंप भी लगाए हैं, सिलाई मशीन भी उन्होंने वितरण की हैं लड़कियों के लिए, और भी कई उन्होंने कोर्स शुरू करवाने का उनका प्रयास है। दूसरी तरफ से जो EIC चीफ ने ये काम किया, 1995 के बाद इन गाँवों के अंदर खेत की ज़मीन बुआ में नहीं आई, और आज कम से कम 10-12 करोड़ रुपए खर्च होकर के वो ज़मीन बुआ में आती है। तो काम तो ये भी है ना, काम तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। काम विक्रम कादयान भी आज जिला अध्यक्ष से पीछे 2 बार चुनाव लड़े हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये जितने भी काम ये चल रहे हैं, तो ये तो पार्टी ने ये देखना है कि कौन सा कैंडिडेट तुम्हारे हिसाब से सही बैठेगा, जो जनता की वोट खींच लाए। अगर पार्टी ये मानेगी कि विक्रम कादयान ही सही, तो इसको टिकट दे दें। आपके हिसाब से कौन बैठेगा ये बताइए। हम अपना हिसाब इसमें नहीं बता पाएंगे। आपकी निजी राय तो होगी ना कोई? ना, निजी राय तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी कन्फर्म ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका पता ही नहीं। क्या किसी ने कयास लगाया था कि राष्ट्रपति देश का चेहरा कौन होगा? क्या किसी ने उपराष्ट्रपति के बारे में सोचा था कि कौन होगा? क्या पिछली बार के लोकसभा चुनाव में किसी ने अंदाजा लगाया था कि डॉक्टर रणवीर शर्मा कांग्रेस में आई, BSP छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और इनको MP का चुनाव लड़ाया जाएगा? क्या किसी ने ये कल्पना की थी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? राजनीति संभावनाओं का खेल है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर हम यहाँ 10 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये नहीं पता कि 10 में से किसको उठा करके टिकट मिल जाए। संजीव बालियान की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। आज कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से पढ़ाई की थी और उसी में ये वहाँ से डिग्रियाँ लेकर के इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो एजिटेशन हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर, UP के अंदर, उस आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भाग ले गए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में चढ़ गए और इन्होंने जो नॉमिनेशन से 5 दिन 7 दिन पहले अपना रिजाइन मंजूर करवाया। हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉज थे ये, और MP का टिकट मिल गया। बाद में इन्होंने रिजाइन अपना इम्प्लीमेंटेशन करवाया और MP बन गए, आज कैबिनेट में मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है। क्यों कांग्रेस का पार्टी तो हमें ये पता है कि आज वो निश्चित है, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है कि डॉक्टर रघुवीर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कन्फर्मेशन हम वहाँ से नहीं कर सकते बेरी से कि कैंडिडेट ये है। जिस तरह से सरयू महिलाओं थे लगातार हल्के के दौरे कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि अब की बार मेरे को भी टिकट मिल सकता है। देखो, जो इग्नोर तो उनको भी नहीं कर सकते। जो आदमी राजनीति करता है ना, हर आदमी अपना दावा करता है। श्री ओम अलाउद भी करेंगे, भाई तस्वीर अलाउद भी करेगा, डॉक्टर रघुवीर भी करेंगे, लेकिन सबको एक चीज़ का ज़रूर पता है। आप एकांत में मिल करके इन दोनों से पूछ लेना, आप श्री ओम अलाउद से भी और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कि बस ईमानदारी से ये बताओ कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से के निशान पर कौन आदमी चुनाव लड़ेगा। उनको सिर्फ ये पता है कि अब आखिरी बारी है, डॉक्टर रघुवीर का दंड लड़ेगा। तो काफ़ी सीनियरिटी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ऊपर राजनीति जो
है उसके हिसाब से भाई हम उम्र दराज नेता तो बूढ़े बुजुर्ग तो हो गए हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के कहीं आसपास ही इनकी उम्र है, तो बड़ा नेता है, 5 बार के विधायक कोई छोटी बात नहीं है। इनके लिए भविष्य है आगे, जब ये रिटायरमेंट ले जाएंगे तो वो मौका भविष्य में भाई तस्वीर को मिले या भाई श्री ओम को मिले या किसी और साथी को मिले, वो तो कांग्रेस पार्टी आगे देखेगी। लेकिन कांग्रेस की हम टिकट कह सकते हैं कि 99% कन्फर्म डॉक्टर कबीर कादियान की है, और भारतीय जनता पार्टी की हम टिकट कन्फर्म नहीं कर सकते। अगर दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है कांग्रेस का? दूसरे नंबर पे कांग्रेस का कहाँ से, बेरी से ही रघुवीर कादियान ही बता रहे हैं हम। आपने 90 बोला, 10% पे तो % कहा है मैंने, 99। हाँ 90%। 1% फिर 1% में ये 2 भाई हैं, तस्वीरें अलाउद भी है, श्रीओं में अलाउद भी है। अगर कहीं उक चुक होती है, कोई ऊपर से ये आ जाए भाई इतने से ऊपर के उम्र वालों की टिकट साफ, तो फिर युवा चेहरे को मिलेगी। युवा चेहरा भाई तस्वीर के भी खुल सकते हैं। फिर मजबूत रहेगा भाजपा के सामने भाई जिस हिसाब से उनका बड़ा गांव है, बड़ी खाप है, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, उनका गढ़ है। कांग्रेस पार्टी के निशान पे जो रोहतक और झज्जर के अंदर जो आदमी टिकट लेकर के आएगा, मजबूती में तो है, फाइट में तो उसी दिन से है जिस दिन वो टिकट लेकर के आता है। बाकी इलेक्शन की फिर मूवमेंट चलती है। तो ये तो था भाजपा और कांग्रेस का। बच गई 4 पार्टियां, एक शायद निर्दलीय भी हो सकता है, जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी। इनका क्या ग्राफ रहेगा आपकी बार? अब की बार ग्राफ की तो ये है कि एक तो जो है ना 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती कैथल में मनाई जा रही है, और अब है चौटाला का आपने एक बयान सुना होगा कि भाई अब की बार इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। देखो राजनीतिक आदमी कई बार संकेतों में बात करता है। ये इंडिया अगर सोचने वाला ये देखा कि भारत के बड़े नेता तो आते रहे हैं चौधरी देवीलाल की जयंती पे, जो वो हर साल मनती है, लेकिन अब की बार इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है ना, उनका जहाँ तक इशारा है वो उस तरफ था कि इंडिया गठबंधन के जो बहुत से लोग आएंगे। तो कहीं न कहीं अब चौटाला का प्रयास है कि भाई मेरे इंडिया में मेरे को जोड़ लिया जाए। शायद 1 या 2 पार्लियामेंट, 2 सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं पार्लियामेंट की, 2 तो देगा नहीं उनको कोई, ना कांग्रेस देगी। 1 टिकट उनको मिल सकती है, वो शायद सिरसा मिले या वो कुरुक्षेत्र में। वो कुरुक्षेत्र अपने बेटे अर्जुन के लिए मांग रहे हैं, और लेकिन हो सकता है कांग्रेस उनको सिरसा दे दे। और अब है चौटाला जी केवल लोकसभा के लिए इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो हिस्सा बनना चाहते हैं विधानसभा तक के लिए, क्योंकि अब है चौटाला की राजनीति एक लोकसभा सीट से दिल्ली से नहीं चलेगी, उनकी राजनीति हरियाणा प्रदेश से चलेगी। और हरियाणा प्रदेश में कहीं न कहीं 8-10 उनके पास MLA की सीट आती हैं, तो राजनीतिक रूप से वो भविष्य में उनकी राजनीति जिंदा रहेगी, वरना वो राशिए पर चले जाएंगे। तो उनका प्रयास ये है कि मेरे को इंडिया गठबंधन में ले करके और MLA के चुनाव तक वो समझौता चले। तो उस समझौते के हिसाब से अगर इनेलो का इसके साथ समझौता होगा तो समीकरण कई और चेंज होंगे, लेकिन उसमें भी इंडिया गठबंधन के साथ समझौता होगा तो बेरी तो कम से कम कांग्रेस उसके गठबंधन में नहीं जाने देगी। वो कोई और सीट हो सकती है या इस इलाके से बाहर की सीटें हो सकती हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी का अभी इतना ग्राफ प्रदेश के अंदर नहीं उठा है। क्योंकि अश्वनी दुलेड़ा ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, एक चुनाव लड़ने के बाद है थोड़ा गांव और गलियां तो निकल से भी एक आदमी आगे बेरी हल्के से आम आदमी पार्टी में, जिसने पिछला चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट लड़ा था, अजय सिंह जी डिगल से ही हैं, तो वो भी तो टिकट का दावा करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ पार्टी लेवल पे इतना नहीं उठा है कि भाई 10-15 हज़ार वोट पार्टी की हों, कुछ कैंडिडेट की हों कि फाइट बन जाए। यहाँ तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट आएंगे वो पर्सनल वोट लेकर के ही आएंगे, जब पार्टी का वोट बैंक इतना यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ग्रामीण इलाका है। आम आदमी पार्टी का अगर थोड़ा मोटा वोट बैंक वहाँ तो मान सकते हैं, जैसे रोहतक बड़ा शहर है कि वहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं, कि वहाँ तो थोड़ा सा ग्राफ उनका ऊंचा हो सकता है। और आम आदमी पार्टी के साथ ये थोड़ी सी एक प्रकार की ट्रेजेडी लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनको प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार का नहीं मिला हरियाणा के अंदर कि जो पार्टी के ग्राफ को उठा सके। पहले जैसे नवीन जैन थे, उस टाइम ये इतने परिपक्व नहीं थे, लेकिन जब से इनको हटाया गया उसके बाद इन्होंने सोशल काम ऐसे करके दिखाए हैं कि नवीन जैन जैसा तो नेता ही नहीं। और अब जैसे सुशील गुप्ता जी हैं, प्रभारी हैं शायद यहाँ के, और वो राजनीति राज्यसभा के अंदर बैठे हैं। वैसे तो उन हरियाणा से ही हैं, वो जिन डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव पड़ता है, लेकिन भागदौड़ भी प्रयास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचा नहीं पाए। क्योंकि आप आदमपुर का उपचुनाव देखिएगा, आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया था वो बहुत अच्छा प्रत्याशी था बाई नेचर,
और बड़ा जमींदार था और पैसे वाले भी था और हल्के के अंदर उनका रसूख भी था। लेकिन जब वो फाइट से बाहर जनता को लगा तो दो पार्टियों के अंदर ही वोट वहाँ मुख्य रूप से रही। जो इनेलो के प्रत्याशी थे वो भी बड़े रसूखदार थे। नंबरदार जी कुरडाराम नाम था, क्या नाम था, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उन बुजुर्ग का, और किसान नेता रहे हैं। लेकिन वो अपने इलाके से भी वोट नहीं ले पाए और आम आदमी पार्टी से सबसे पीछे, पार्टियों के मामले में तो सबसे पीछे पिछड़ गई। तो आम आदमी जो है वोट देता है मुकाबले की कैंडिडेट को, मुकाबले की पार्टी को। आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा प्रदेश में किसी सीट से नहीं लगता कि वो मुकाबले में है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे मेरे साथ वीरेंद्र सर हैं, जो कि राजनीतिक की जो नॉलेज है वो भी हम इनसे हासिल करते हैं और जो आपके सवाल होते हैं वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज ये बेरी विधानसभा से जुड़े हुई कुछ बातें थी जो हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की, और भी जो विधानसभा की जो जानकारियां होंगी वो भी हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।